प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग टीजीटी पीजीटी जीआईसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, हिंदी मीडियम में कर रहे हैं। यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज की जो सीरीज है, इस सीरीज में हम लोग करने वाले हैं जंतु शारीर की कारकी और व्याधियाँ, यानी एनिमल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और डिजीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस सीरीज से आपके 8 से 10 क्वेश्चन जरूर मिल जाएं, और इसके बाद का जो सेकंड पार्ट आएगा 10 से 15 क्वेश्चन वहां से भी मिल जाए, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा। लंबी हड्डियों के सिरों पर लचीली संधियां गद्दियां किसकी बनी होती हैं? कह रहा है संधि गद्दियां जो पाई जाती हैं लंबी हड्डियों के सिरों पर, जो गांठ बनी होती हैं या गद्दियां लगी होती हैं, किसकी बनी होती हैं? तो आप कहेंगे कार्टिलेज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है, जिसको आप लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी हड्डियों के ऊपर जो जुड़ी होती हैं संधियां पाई जाती हैं, किसकी बनी होती हैं? उपास्थियों की, यानी कार्टिलेज की बनी होती हैं। मैं बता दूं, यह जो आप प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं, यह प्रैक्टिस पेपर आपके बौद्धिक पब्लिकेशन की किताब है, जिसका नाम आप उसको आप परीक्षा वाणी के नाम से जानते हैं। मार्केट में परीक्षा वाणी के नाम से बिकती है। यह आपकी पीसीएस की 8 सीरीज जो उनकी आती है, पीसीएस की उस सीरीज में से एक किताब है जीव विज्ञान की। विज्ञान की उन्होंने 2 किताब निकाल रखी, एक जीव विज्ञान की और एक केमिस्ट्री और फिजिक्स की। ठीक है, तो जो ये जीव विज्ञान की किताब, उसी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अलग अलग पार्ट में कराए गए हैं। इसके आंसर भी वहीं से बताए जा रहे हैं। अतः अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो वो ऑप्शन की वजह से ही है, वरना इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। यह सीरीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और यह बुक बहुत फेमस भी बुक है। आप में से बहुत सारे मित्र इस बुक को पढ़े होंगे। ठीक है, अगर इसमें नहीं पढ़े होंगे तो इसका पर्यावरण आप जरूर पढ़े होंगे टेट और सीटेट के लिए। तो ये बुक बहुत अच्छी बुक होती है, आप अच्छी तरह जानते हैं। परीक्षा दृष्टि, परीक्षा वाणी, इसमें बहुत सारे परीक्षा वाणी नाम की बुक है। आप मार्केट में जाएंगे, जीव विज्ञान नाम की बुक है, मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा। मुझे चैनल का मैं बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ये पीडीएफ मांग रहे थे, तो मैं ये बता रहा हूँ पीडीएफ आप वहाँ से ले लीजिए। सस्ता सुगम टिकाऊ, आपको किताब भी मिल जाएगी, पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैं पीडीएफ भेजूंगा, इसे निकलवाने में आपको आंसर भी सही से नहीं मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो आप ले लीजिए, मुझे लगता है कि अंडर 200 के रेंज में आ जाएगी। ठीक है, अब बातें नहीं, अब क्वेश्चन करते हैं। बुक आप जानना चाहते थे इसलिए मैंने आपको बता दिया। शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं। ऐसे ऊतकों की कोशिकाओं में कौन से कोशिकांग अपेक्षाकृत अधिक और बड़े होने चाहिए? कह रहा कौन से कोशिकांग अधिक और बड़े होने चाहिए? किसमें? मांसपेशियों में। तो आप कहेंगे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए और बड़े बड़े होने चाहिए, जिससे एनर्जी ज़्यादा दे सकें। रेखित एवं ऐच्छिक पेशियाँ, रेखित एवं ऐच्छिक पेशियाँ किस में पाई जाती हैं? रेखित और ऐच्छिक पेशियां किस में पाई जाती हैं? तो आपका आंसर सही है, किस में पाई जाती है? पादों में। पादों में, यहाँ पे कौन आ जाएंगे? पादों में। ठीक है, हमारे शरीर में रोमाभ उपकलाएं किस में मिल सकती हैं? हमारी शरीर में रोमाभ उपकलाएं यानी सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू किस में मिल सकती हैं? आपको इसका आंसर बताना है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा? ट्रैकिया में, मस्तिष्क की पार्श्व गुहिकाओं में और अंडवाहिनियों में। कहाँ पे मिल सकती हैं? ट्रैकिया में, मस्तिष्क की पार्श्व गुहिकाओं में और अंडवाहिनियों में मिल सकती हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि यह जैसे ही पीडीएफ आपका कंप्लीट होता है, संडे को ये कंप्लीट हो जाएगा, और मंडे से आपको एक सीरीज मंडे को मिलेगी। हमारा प्रयास है कि हम एक ही वीडियो में देते हैं, लेकिन 2 वीडियो 3 वीडियो, अगर एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। घटना चक्र की एक बुक आती है पूर्वावलोकन, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। पूर्वावलोकन की बुक में जीव विज्ञान का जो सेगमेंट है उसका डिस्क्रिप्शन भी नीचे दिया हुआ है, और बहुत फेमस डिस्क्रिप्शन है, तो उसको हम लोग करेंगे। पूरा कर लेने से टीजीटी में हम उम्मीद करते हैं कम से कम उसमें से 40 से 50 क्वेश्चन बड़े आराम से मिल जाएंगे। उसके जो क्वेश्चन है लगभग इससे मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैच तो करेंगे, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन जो है बहुत हेल्पफुल होता है। 40 से 50 क्वेश्चन का रेंज है, और हमारा प्रयास है कि हम संडे की पूरी रात में उसको अपलोड कर देंगे, ताकि एक ही वीडियो आप ध्यान से अगर रिवीजन कर लें तो आपका काम हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं, लेकिन वो अभी पेंडिंग का मामला है, अभी जो चल रहा है इसे पूरी तरह से आप करें। तंत्रिका कोशिकाएं किस भ्रूणी स्तर की बनी होती? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तंत्रिका कोशिकाएं किस भ्रूणी स्तर की बनी होती? तो आप कहेंगे एक्टोडर्म की बनी होती। किसकी बनी होती है? एक्टोडर्म की बनी होती। कंडरा जोड़ती हैं, कंडरा किसको जोड़ती हैं? तो आप बताएंगे कंडरा जोड़ती हैं किसको? पेशी को हड्डी को। कंडरा पेशी को हड्डी से जोड़ती हैं। कौन? कंडरा। ठीक है, कंडरा किसको जोड़ती हैं? पेशी को हड्डी से जोड़ती हैं। इनमें से कौन सा लिम्फाइड अंग नहीं है? कह रहा कौन सा ऐसा अंग है जो लिम्फाइड अंग नहीं है?
तो आप कहेंगे थाइमस लिम्फाइड है, तिल्ली यानी जिसे आप क्या कहते हैं, तिल्ली को अभी बता देंगे, टांसिल, ये सभी लिम्फाइड है, लेकिन यकृत जो है लिम्फाइड अंग नहीं है। चूंकि हमको नहीं पूछा था तो हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा, यकृत सही हो जाएगा। ठीक है, तिल्ली को आप स्प्लीन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएं। स्तनियों में कुप्फर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? स्तनियों में कुप्फर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? आपको इसका आंसर बताना, कुप्फर कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, जल्दी बता दीजिए। जिगर में पाई जाती है। किस में? जिगर में पाई जाती हैं, आंत में यकृत में पाई जाती है। जिगर मतलब यकृत में पाई जाती हैं। साथ में मैं आपको बता दूं कि तिल्ली मतलब प्लीहा, स्प्लीन, हाँ ठीक। तो यहाँ पे किस में पाई जाती है? यकृत, जिगर में पाई जाती है। मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस पेपर में भी 2 प्रैक्टिस पेपर हमने सॉल्व कराए, दोनों में दिया गया है, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं लगभग सब में एक बार इसका नाम आ ही गया कहीं ना कहीं। मीजोथीलियम नामक एपिथीलियम स्तर किसके चारों ओर होता है? कह रहा मीजोथीलियम नामक एपिथीलियम स्तर किसके चारों ओर पाया जाता है? तो आप कहेंगे देह गुहा के चारों ओर पाया जाता है। कहाँ पे? देह गुहा के चारों ओर पाया जाता है। किसके चारों ओर की कोशिका कला को सार्कोलेमा कहते हैं? कह रहा किसके चारों ओर की कोशिका कला को सार्कोलेमा कहते हैं? तो किसके चारों ओर की कला को सार्कोलेमा कहते हैं? पेशी तंत्र के चारों ओर की कला को क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहते हैं। श्यान जोड़ता है, श्यान किसको जोड़ता है? तो आप बताएंगे 11th का आंसर करेंगे। श्यान हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, श्यान हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा था कंडरा जो होती है वो किसको? हड्डी को पेशी से, यानी पेशी को हड्डी से जोड़ती है। याद रखिएगा, कंडरा पेशी को हड्डी से, और श्यान जो होता है वो किसको? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। एक को याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समस्थैतिकता या होम्योस्टेटिस नामक परिभाषिक शब्द का उपयोग किसके विवरण में आता है? कह रहा होम्योस्टेटिस नामक परिभाषिक शब्द का उपयोग किसके विवरण में आता है? आपको इसका आंसर बताना होगा किसके विवरण में आता है। तो इसका आंसर आपका हो जाता है, डायरेक्ट हम आंसर बताएंगे आपको, जैव तंत्रों की उस प्रकृति में जिसमें किसी भी उत्परिवर्तन के लिए एक अवरोध होता है ताकि संतुलन अवस्था बनी रहे। ठीक है, ताकि संतुलन अवस्था क्या हो? बनी रहे। ठीक है, चलिए। हिस्टामिन का स्रावण करने वाली कोशिकाएं होती हैं, हिस्टामिन का स्रावण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। आपको बताना, डबल डोज में हमने इसको कराया है आपको। तो हिस्टामिन की कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो आप बता देंगे कौन सी होती हैं? संयोजी ऊतक होते हैं। कौन होते हैं? संयोजी ऊतक। श्यान एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं? श्यान और कंडरा, श्यान किसको जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से। कंडरा किसको जोड़ता है? पेशी को हड्डी से जोड़ता है। आपको बताना है कि श्यान और कंडराएं कैसे ऊतक हैं, इसके बारे में आपको बता देना। जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा। श्यान और कंडराएं किसको जोड़ते, कैसे ऊतक हैं? संयोजी ऊतक। कैसे ऊतक हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कैसे हैं? संयोजी ऊतक हैं। इनमें कौन सा एक प्रकार का ऊतक है? कह रहा कौन ऐसा है जो ऊतक है? आहार नाल, यकृत या जिगर, रुधिर और अग्न्याशय। तो बताइए कौन इसमें एक जो है आपका क्या है? ऊतक है। तो रक्त को क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। हृदय पेशियां रेखित होती हैं और इनके पेशी तंतु कैसे होते हैं? कह रहा है हृदय पेशियां रेखित होती हैं और इनके पेशी तंतु कैसे होते हैं? तो आपको इसका आंसर बताना होगा। सिस्टीन का आंसर आप बताएंगे बहुकेंद्रकी और अनैच्छिक, बहुकेंद्रकी एवं अनैच्छिक होते हैं। ठीक है, चलिए। हैवर्सियन नलिकाएं, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? केवल स्तनियों के हड्डी में। कहाँ पाए जाते हैं? मैमल्स की हड्डी में पाए जाते हैं। चलें, मास्ट कोशिकाएं किस में होती हैं? मास्ट कोशिकाएं किस में होती हैं? 18 का आंसर करिए। मास्ट कोशिकाएं किस में होती हैं? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक में होती हैं। समस्थैतिकता में, समस्थैतिकता में क्या पाया जाता है? तो आप कहेंगे शरीर के अंतः वातावरण को नियमित दशा में बनाए रखना। समस्थैतिकता क्या कहती है? शरीर के अंतः वातावरण को नियमित दशा में बनाए रखा जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, तो ये आप बताइएगा। अगर यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथ में मैं आपको बता दूं कि आपकी जो क्लासेस हैं 25 अगस्त से आपकी LT GIC मेंस की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, वो भी मुफ्त में। ठीक है, हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं। हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं। कैसे होते हैं? तो आप बताएंगे लवण मुख्यतः होते हैं किसके बने होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। हृदय पेशियां होती हैं, हृदय पेशियां यानी कार्डियक मसल्स जो होती हैं आपकी कैसी होती हैं? तो आपको इसका आंसर बताना होगा। कार्डियक मसल्स होती हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका?
कार्डियक मसल्स होती हैं स्व उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित और रेखित तत्वों अनैच्छिक। स्व उत्पादित प्रेरणा द्वारा उत्तेजित या रेखित या अनैच्छिक। तो आपका आंसर कौन सही है? आंसर नंबर डी। मास्ट कोशिका किस पदार्थ का श्रवण करती है? कह रहा मास्ट कोशिका किस पदार्थ का श्रवण करती है? तो आप कहेंगे मास्ट कोशिका किस पदार्थ का श्रवण करती है? तो आपका आंसर हो जाता है कौन सा बताइए? सेरोटोनिन, हिपेरिन, हिस्टामिन, यानी ये सभी। आपका आंसर कौन सही है? ये सभी आपका आंसर हो जाता है। हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 23 का आंसर बताइए। कैल्शियम फास्फेट। सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। हिस्टोसाइट्स हिस्टियोसाइट्स होती है किसमें? तो आप बताएंगे 24 का आंसर बता दीजिए कौन सा होगा? हिस्टियोसाइट माइक्रोफेजेज में। किसमें? माइक्रोफेजेज में। उसके बाद स्तनियों की अस्थि उपास्थि से किसकी उपस्थिति से भिन्न होती? कह रहा स्तनियों की अस्थि उपास्थि से किसकी उपस्थिति से भिन्न होती? यानी अस्थि और उपास्थि में कौन सा ऐसा वो है तंतु है जिसकी वजह से अलग अलग होते हैं अस्थि और उपास्थि? तो आप बताएंगे हैबर्सियन नलिका की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? हैबर्सियन नलिका की उपस्थिति के कारण। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट की श्रेणी में। अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है? अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे कंडरा कहलाती। क्या कहलाती? कंडरा कहलाती है। उसका प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होगा? ये आपको बताना। प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसे क्वेसरक्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेसरक्योर कहते हैं। और उसके बाद एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? जल्दी से आंसर बता दिए। एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? तो आप कहेंगे कवक के कारण होती है। किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है। ठीक है। उसके बाद गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन की संतुष्टि की गई है? गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन की संतुष्टि की गई है? तो आप बताएंगे कितनी मात्रा में आयरन की संतुष्टि की गई है? तो आप बताएंगे कितनी मात्रा में? तो जल्दी बता दीजिए। आयरन की संतुष्टि कितनी चाहिए? 40 ग्राम चाहिए। कितनी चाहिए? 40 ग्राम। 40 मिलीग्राम, ग्राम नहीं सॉरी, 40 मिलीग्राम। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? अंडा, मछली, दूध, गेहूँ। तो किसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? आप बताएंगे किसमें? तो आप कहेंगे मछली में। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? मछली में। किस पदार्थ में ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? कह रहा किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आप बताएंगे आंसर कौन होगा? वसा होगी। कौन होगा? वसा, जिसे फैट कहते हैं। आप कितना होता है? 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण में कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो आप बताएंगे 32 का आंसर। और 32 का आंसर आपका क्या होगा? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। शरीर में कौन सा जल का कार्य नहीं? कह रहा कौन सा ऐसा कार्य है जो जल का नहीं है, यानी जल का कार्य नहीं है? आपको बताना जल का कार्य नहीं है। ठीक है। यह आदर्श विसर्जन माध्यम या जल स्वयं जल में चक्रगति होती रहती है। जल स्वयं एक मेटाबॉलिक पदार्थ का कार्य करता है। जल अम्ल क्षार संतुलन में निष्क्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। कार्य नहीं है तो आपको बताना कौन सा जल अम्ल क्षार संतुलन में निष्क्रिय भूमिका का निर्वहन करता है? तो आपका आंसर हो जाता है 33 का डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती? हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक कौन है? हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक कौन है? आपको आंसर करना होगा हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक कौन है? आयरन। यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करता तो उसके शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाएगी? तो आप कहेंगे उसकी कौन सा रोग हो जाएगा? आपसे पूछा जाएगा उसको कौन सा रोग हो जाता है। 36 का आंसर आप बताएंगे तो उसे कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी, यानी विटामिन सी की कमी हो जाएगी और उसे स्कर्वी नामक रोग हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन है? तो आप कहेंगे रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी बता दीजिए। 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आपका आंसर क्या होगा? जल्दी बता दीजिए। यहाँ पे दिया गया निप्टोक्यूनोन। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या? कह रहा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो आप कहेंगे यहाँ पे 4 दिए गए हैं ऑप्शन, और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आपका आंसर क्या सही होगा। चलिए ये छोटा सा क्वेश्चन है, आपको छोड़ देते हैं।
आप बताइएगा क्या सही है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप बताइए। चारों ऑप्शन से विटामिन मिलते हैं, लेकिन किस में अच्छी विटामिन मिलती है, यानी उत्कृष्ट स्रोत है। तो आपको इसका आंसर करना होगा। 38 का आंसर बताइए। बुक के अकॉर्डिंग धनिया पत्ती आपका सही आंसर है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आपको 39 का आंसर करना होगा। तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो यहाँ पे आंवला है, ये है संतरा है, कमरख है। तो यहाँ पे कागदी नींबू दिया गया है। जो बुक का आंसर है वो बुक का आंसर आपको सही माना जा रहा है। ठीक है, ये सब में विटामिन सी मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर सही माना गया वो है आपका कागदी नींबू। थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आप बताएंगे थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? जल्दी बता दीजिए। तो जल्दी से बताइए थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? 40 का। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो क्वेश्चन लिए गए हैं यह आपके बौद्धिक प्रकाशन की बुक निकलती है, जिसका नाम है परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी की किताब है। परीक्षा वाणी की किताब में सीरीज अलग अलग आती हैं, उसमें ज्योग्राफी का आती है, हिस्ट्री का आती है, और उसी में से बायोलॉजी की एक सीरीज है जो आपको वहाँ से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? तो आप बताएंगे सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है। 41 का आपको आंसर करना है। 41 का आंसर बताइए, सर्वाधिक खाद्यान्न किस में पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे मक्का में। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? मक्का में। निम्न में से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? कह रहा किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? तो आप बताएंगे 42 का आंसर करेंगे। किस रूप में करते हैं? तो सह एंजाइम के रूप में करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैसे रूप में काम करते हैं? सह एंजाइम्स के रूप में कार्य करते हैं। मध्यम वसा बनती है। मध्यम वसा कहाँ बनती है? 43 का आंसर करना। मध्यम वसा बनती है, 43 का आंसर आपका हो जाएगा। कहाँ बनती है? ग्लिसरॉल एवं वसी अम्लों में। कहाँ बनती है? ग्लिसरॉल एवं वसी अम्लों में बनती है। कहाँ पे? ग्लिसरॉल एवं वसी अम्लों में बनती है। इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है? 44 का आपको आंसर करना है। सुक्रोज शर्करा कहाँ पर पाई जाती है? गन्ना में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गन्ना में पाई जाती है सुक्रोज शर्करा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? आपको इसका आंसर बताना होगा। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? तो आप कहेंगे ग्लूकोज जो है वो मोनोसेक्राइड है। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी? मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो आप जल्दी से बता दीजिए अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी? 46 का आंसर कितना होगा? आप में अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20। टोटल अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20, जिसमें 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं और 10 अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं। लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी के से हो सकने वाला रोग क्या? क्या लंबे समय तक अगर निकोटिनिक अम्ल की कमी हो तो कौन सा रोग हो जाएगा? आपको इसका 47 का आंसर बताना। जल्दी बता दीजिए। पेलाग्रा नामक रोग हो जाएगा। हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है। हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती कौन सी शर्करा होती? जल्दी बताइए। हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती कौन सी? ग्लूकोज होती। कौन सी होती? ग्लूकोज होती। उसके बाद इनमें से सब कौन पदार्थ मीठा है परंतु किंतु शर्करा नहीं? कह रहा कौन ऐसा है जो मीठा तो है लेकिन शर्करा नहीं है? तो आप कहेंगे सैकरीन। कौन है? सैकरीन जो है मीठा तो है लेकिन शर्करा नहीं है। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ इनमें कौन सा है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ इनमें से कौन सा है? तो आप कहेंगे मायोग्लोबिन, स्टार्च, अमीनो अम्ल और ग्लोबिन। तो आपका आंसर सही है। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा? तो आपका यहाँ पे स्टार्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्च हो जाएगा। सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती? और किस प्रक्रिया से होती? मानव शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती? तो आप बताएंगे और किस प्रक्रिया से होती? जल्दी बता दीजिए। 51 का आंसर। 51 का आंसर आपका हो जाएगा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। कहाँ से? ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। किस विटामिन की कमी से रक्त क्षीणता का रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रक्त क्षीणता का रोग होता है? तो आपको बताना किस विटामिन की कमी से रक्त क्षीणता का रोग होता है। B12 से, B6 से, फोलिक अम्ल समूह से और ए सभी से। किससे? ए सभी से। B12 से, B6 से, फोलिक अम्ल समूह से और ए सभी से। जहाँ कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है, जहाँ कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है, आपको 53 का आंसर बताना। जहाँ कैरोटीन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है तो आप आंसर बताएंगे कौन सा सही होगा? आप कहेंगे यकृत में। कहाँ पे? यकृत में। प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को क्या कहते हैं? प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को क्या कहते हैं? यानी दो अमीनो एसिड के बीच में बने हुए बंध को आप क्या कहते हैं?
तो आपको 54 का आंसर बताना, क्या कहते हैं उसे, पेप्टाइड बांड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बांड। और दो ग्लूकोज के बीच में बनने वाले बांड को ग्लाइकोसिडिक बांड कहते हैं। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? गोल्डन आवर का संबंध किसके? चिकित्सकीय भाषा में यानी मेडिकल साइंस में बताइए, गोल्डन आवर का संबंध किससे है? 55 का आंसर आपको करना होगा। तो 55 बताइए, हृदयाघात। किससे? हृदयाघात से। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? ग्लाइकोजन ग्लूकोज का पॉलीमर। ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है? तो आप कहेंगे ग्लूकोज का पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किसके दूध में पाई जाती है? लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा किसके दूध में पाई जाती है? आपका 57 का आंसर पूछ रहा है, तो आप कहेंगे मानव माता के दूध में पाई जाती है। प्रोटीन में आवश्यक रूप से होते हैं, प्रोटीन में आवश्यक रूप से क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जल्दी बता दिए प्रोटीन में क्या होते हैं, जल्दी बताइए प्रोटीन में आवश्यक रूप से क्या पाया जाता है? तो आप बताएंगे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। किस विटामिन की उपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? कह रहा किस विटामिन की अनुपस्थिति से, किस विटामिन की अनुपस्थिति से शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है? अब आपको बताना 59 का आंसर। 59 का आंसर क्या होगा? विटामिन डी की कमी से। किससे? विटामिन डी। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है, हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है, तो आप कहेंगे कौन सा? विटामिन एवं खनिज। कौन है? विटामिन एवं खनिज। ठीक है। घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है, घटते हुए क्रम में मानव शरीर में विद्यमान प्रमुख तत्व है, आप बताएंगे 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 61 का आंसर जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पा जाए कैल्शियम, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम और सोडियम। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है जो रोग को रोकने का काम करता है? तो आप कहेंगे विटामिन ए। कौन है? विटामिन ए। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? 63 का आंसर करना। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। किस तत्व की कमी से घोंघा रोग होता है? किस तत्व की कमी से घेंघा नामक रोग होता है? तो आपको बताना किस तत्व की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो आप कहेंगे आयोडीन की कमी से। किससे? आयोडीन की कमी से। उसके बाद मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? तो आप बताएंगे 65 का आंसर बताइए। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? 65 का आंसर हो जाता है 80 मिलीग्राम। कितना? 80 मिलीग्राम। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन मूत्र निर्माण में सहायक होती है? कौन सी प्रोटीन मूत्र के निर्माण में सहायक होती है? आपको इसका आंसर करना हो। 66 का आंसर कर दीजिए। मूत्र निर्माण में सहायक होती हैं कौन सी? तो आप कहेंगे एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन किसमें? मूत्र के निर्माण में सहायक होती हैं। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? तो आप बताएंगे एंटीबायोटिक्स क्या है? तो आप बताएंगे क्या है? किसी सूक्ष्म जीवी द्वारा संश्लेषित रसायन जो उन सूक्ष्म जीवों की रक्षा करता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। 68 का आंसर बता दिए। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है कहाँ से? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, जल्दी से बता दीजिए। 68 का आंसर बताइए कहाँ से होता है? प्रोटीन्स होता है। किससे होता है? प्रोटीन्स होता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आपको 69 का आंसर कर देना। कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो आप 69 का आंसर करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी बता दीजिए। 69 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। यकृत। ठीक है, चलिए। क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोमाइसिटिन है क्या है? क्लोरोमाइसिटिन निम्नलिखित में से किस सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? 71 का आंसर कर दीजिए। कौन सी है? 71 का आंसर क्या होगा आपका? बताइए। फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रक्टोज। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, 72 का आंसर करेंगे और 72 का आंसर करके आप उत्तर बताएंगे। तो जल्दी बता दिए निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? तो आप बताएंगे कहाँ से? तो आप कहेंगे जो कोशिका होती है कौन सी? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के लैंगरहैंस की दुबकाओं में अलग अलग कोशिकाएं पाई जाती हैं। अल्फा से ग्लूकागॉन, बीटा से क्या निकलती है? इंसुलिन। और हमसे पूछ रहा है इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो आप कहेंगे बीटा कोशिका से। कहाँ से? बीटा कोशिका से।
अधोलिखित में कौन सा विटामिन और उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? कह रहा कौन सा विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? आपको 73 का आंसर करना है। विटामिन और उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है, तो जल्दी बता दीजिए। यहाँ पे कैल्सीफेरॉल, अस्त रुग्णता, उसके बाद नियासिन पेलाग्रा, उसके बाद आपको कोबालामिन, ठीक है, संघातिक रक्ताल्पता। तो यहाँ पे राइबोफ्लेविन बेरी ये आपका सुमेलित नहीं है। राइबोफ्लेविन बेरी आपका सुमेलित नहीं। 73 का आंसर बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, चल निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है? निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीटों द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है? कह रहा है कौन ऐसा है जिसमें रोक नहीं है, मतलब कोई रोक नहीं है, कानूनी दावपेच नहीं है, और उसे एथलीटों द्वारा यानी खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 74 का आंसर करना है आपको। तो जल्दी बता दीजिए कौन सा आंसर सही होगा। एरिथ्रोपाइटिन। कौन है? एरिथ्रोपाइटिन, ऑप्शन नंबर सी। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है। 75 का आंसर बताइए किसमें? अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है किसमें? चर्म में। कहाँ पे? चमड़े में। और उसके बाद शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के भंडारित रहता है। कहाँ पे भंडारित रहता है आपको यही बताना है। तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका यकृत में। कहाँ पे भंडारित रहता है? यकृत में। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कह रहा है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो 77 का आंसर बताइए किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। किस में कोबाल्ट होता है? 77 का आंसर बताइए किस में? तो आप कहेंगे विटामिन B12 में। चलें आगे। चलिए, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है? कह रहा है हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच में जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह तत्व कौन सा होता है? तो वह तत्व का कौन सा है? फास्फोरस है। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? कह रहा है किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति के तेलों में हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो आप बताएंगे 79 में। 79 बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा 79 का। तो 79 का जो आपका आंसर हो जाता है कौन सा हो जाता है? जल्दी बताइए। निकिल का उपयोग करते हैं। किसका? निकिल का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ जाएं। आहार उत्पादों के विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस फैक्टर नहीं होती। उसके इस अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? कह रहा है आहार उत्पादकों के बिक्री में जुटी एक कंपनी यह विज्ञापित करती है, बाबा रामदेव कंपनी होगी, कि उसके उत्पादों में ट्रांस फैक्टर्स नहीं होती है। इसके एक अभियान का उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? आपको इसका आंसर बताना है क्या अभिप्राय है। तो कह रहा है उसका अभिप्राय क्या है? तो आप कहेंगे इसका यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। इस तरफ नीचे आ जाइए, ऑप्शन मिल जाएंगे इसके। एक सेकेंड, यहाँ पर आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही होगा। चलिए कथन पढ़ लेते हैं पहले। कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए गए हैं। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए गए। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं की हृदय वाहिका स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। अब आपको बताना कौन सा सही है। तो ठीक है, आंसर आपका हो जाता है 80 का। 80 का आंसर आपका क्या होगा जल्दी बता दीजिए। तो आप कहेंगे 1 2 3 तीनों के तीनों सही हैं। तो आपका आंसर सही हो जाता है 1 2 3 आपके तीनों सही हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? कह रहा है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। 81 का आंसर बताना है कि किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। 81 का आंसर आप करिए। तो आप कहेंगे यहाँ पे हमारे शरीर में नहीं होता विटामिन 1 का निर्माण। ठीक है, चलिए। कथन दिया गया यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाती है, इसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो आंसर आपका क्या सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से, कोड के हिसाब से बताना। ए सही, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका यही आंसर भी है। ठीक है, तो 82 का आंसर आपका क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिए। 82 का आंसर बताना है आपको। 82 का आंसर आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। विटामिन ए के तो और स्रोत हैं। विटामिन ए के स्रोत सिर्फ हरी सब्जियां तो है नहीं, तो विटामिन ए के और स्रोत होंगे ना। तो ये आपका क्या होगा? एक कथन आप पूरी तरह से सही नहीं है, 100% सत्य नहीं है। निष्कर्ष आपका सही है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होगा? रतौंधी नामक रोग होती। तो आप कहेंगे कि ए सही है, ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर
सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। अब आपको इसका आंसर बताना है। 83 का आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे 83 का आंसर क्या होता है। ये शरीर के उपापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। यहाँ पे कुछ विटामिन दी गई हैं और उन्हें क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। उन्हें क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। आपको बताना आंसर कौन सा सही होगा 84 का। ठीक है, तो 84 का आंसर आपको बताना। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है चूंकि बहुत ज़्यादा को सुमेलित करना है। तो चलिए देखते हैं, छोटा करें। विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी को हम लोग कहाँ से मिला लेंगे, यहाँ से। विटामिन सी आपका 5वें नंबर से मिल गया। चलिए, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल आपका कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3 पे है। ठीक है, विटामिन डी को क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे विटामिन डी को क्या कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 9 पे है। उसका विटामिन बी 12 को क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए पे है। विटामिन ई को क्या कहते हैं, तो विटामिन ई को आपको बताना है। विटामिन ई को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। विटामिन ई को क्या कहते हैं, तो विटामिन ई को कहते हैं, बोलिए भाई, विटामिन ई को क्या कहते हैं। बंधता नामक रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो कोई व्यक्ति बांझ हो जाता है। ठीक है, विटामिन के को क्या कहते हैं, विटामिन के को क्या कहते हैं, आपको मिलाना होगा। विटामिन के किसके लिए है, तो रक्त का थक्का जमाने के लिए। वो दिया नहीं है, तो विटामिन के बारे में बताइए भाई। विटामिन के बारे में आपका हो जाएगा क्या, हीमोफीलिया से संबंधित। चलिए, विटामिन एच किससे संबंधित है, तो विटामिन एच की अगर हम बात करें तो विटामिन एच किससे संबंधित है, बालों के झड़ने से भी संबंधित है। चलिए, उसके बाद आपका आ जाता है विटामिन बी वन को थायमिन कहते हैं, ऑप्शन नंबर 6 पे है। और विटामिन बी 5 को क्या कहते हैं, तो विटामिन बी 5 को क्या कहते हैं, पेलाग्रा नामक रोग से संबंधित है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाता है, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। कौन सा, बी वाला। ठीक है, बी फॉर बॉल, करेक्ट आंसर कौन सा है, बी वाला आपका। बी फॉर बॉल, देखिए यहाँ पे बी सी सब एक ही पे है, तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉल। ठीक है, चलिए, स्थानीय पीड़ा की उत्पत्ति में इनमें से किसकी विशेष भूमिका होती है। कह रहा स्थानीय पीड़ा की उत्पत्ति में इनमें से किसकी विशेष भूमिका होती है। आपको इसका आंसर बताना है। 85 का आपका आंसर क्या होता है। उसके बाद जीव कोशिकाओं में जल को छोड़कर संख्या और विविधता में सबसे अधिक अणु किसके होते हैं। संख्या और विविधता की दृष्टि से सबसे ज्यादा अणु किसके होते हैं, किसको छोड़ करके, पानी को छोड़ करके बताना है आपको। जल्दी बताइए, तो किसके होते हैं, प्रोटीन्स के। किसके होते हैं, प्रोटीन्स के होते हैं। ठीक, चलिए, एक सजीव कोशिका तथा एक मृत व सूखी कोशिका के भार का क्रमशः कितना प्रतिशत प्रोटीन के कारण होता है। कह रहा है एक सजीव कोशिका तथा एक मृत कोशिका व सूखी कोशिका के भार का क्रमशः कितना प्रतिशत प्रोटीन्स के कारण होता है। तो अब आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 और 50%। काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो आपको इसका आंसर बताना होगा। काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, 88 का आंसर करिए। काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएं काइटिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। कीटों व अन्य आर्थ्रोपोडा जंतुओं के बाह्य कंकाल पे। काइटिन कहाँ पाया जाता है, कीटों व अन्य आर्थ्रोपोडा जंतुओं के बाह्य कंकाल पे पाए जाते हैं। इनमें से कौन से प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते। कह रहा है कौन से प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते। 89 का आंसर करना है। कौन से प्रोटीन के अणु तंतुवत नहीं होते, तो आप कहेंगे मायोग्लोबिन। कौन से, मायोग्लोबिन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 250 से ज़्यादा प्रश्न है, आप पूरे प्रश्न को करके जाएंगे, प्रश्न को बीच में छोड़िएगा नहीं। इनमें से कौन सी प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो आप अच्छा यहाँ पे प्रोटीन ऑप्शन चेंज हो गया। इनमें से कौन से प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं, आपको बताना है कौन से प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं। जल्दी बता दीजिए, 90 का आंसर बताइए। कौन से प्रोटीन के अणु तंतुवत होते हैं, तो इस सभी के जो होते हैं अणु कैसे होते हैं, तंतुवत होते हैं। मायोसिन के, फाइब्रोजन के, इलास्टिन के, तो क्या होते हैं, सभी, ये सभी के। ठीक, चलिए, इनमें से किस तत्व में परमाणु कार्बनिक अणुओं के रेखीय या चक्रीय अवलंबन ढांचे बनाते हैं।
इनमें से किस तत्व के परमाणु कार्बनिक अणुओं के रेखीय या चक्रीय अवलंबन ढांचे बनाते हैं? तो आपको 91 का आंसर करना है। 91 का आंसर बता दीजिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होता है 91 का, जल्दी बताइए। 91 का आंसर बताइए। 91 लगभग कितने तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं? लगभग कितने तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं? आपको 92 का आंसर बताना है। तो जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं कितने? 30। कितने? 30। इनमें से ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किस में होते हैं? इनमें से ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम किस में होते हैं? 93 का आंसर बताइए। इनमें से सबसे कम किस में होते हैं? तो आप बताएंगे 93 के बताइए कितने होते हैं? चलिए, सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं? आपको 94 का आंसर बताना होगा। तो 94 का आपका आंसर हो जाता है एस्टर बॉन्ड। कौन से बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड। चलिए, जंतुओं में कौन सा पॉलीसेकेराइड आरक्षित ईंधन के रूप में काम करता है? यानी जंतुओं का कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है, आपको ये बताना है। जंतुओं का कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है? 95 का आंसर करिए। जंतुओं का कौन सा पॉलीसेकेराइड होता है? तो आप कहेंगे ग्लाइकोजन। ठीक है, कौन सा होता है? ग्लाइकोजन। हमारे शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल का होता है? तो हमारे शरीर का लगभग 60%। तो 60 तो ऑप्शन नहीं दिए है। कितने परसेंट भाग लगभग जल का होता है? तो आप कहेंगे 57%। ठीक है, लगभग 60% होता है। ठीक है, प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कह रहा प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित अमीनो अम्ल टायरोसिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसके बारे में आपको आंसर करना है। तो इसके बारे में आप आंसर करेंगे तो आप कहेंगे यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। चलिए, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है? मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है कौन सा? 98 का आंसर करना है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तत्व बताना है। यहाँ पे लोहा है, सोडियम, फास्फोरस है, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से कौन हो जाएगा? कैल्शियम। पेप्सिन होता है। पेप्सिन क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। कौन सा है? पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पाद और इनकी रचनात्मक इकाई होते हैं? किनके अणु प्रोटीन अणुओं के पाचन के अंतिम उत्पाद और इनकी इकाई होते हैं? तो वो है आपके अमीनो अम्ल। कौन है? अमीनो अम्ल। और उसके बाद ट्रिप्सिन बदलता है। ट्रिप्सिन किसको बदलता है? तो ट्रिप्सिन प्रोटीन को किसमें? पेप्टोन्स में बदल देता है। यही ना, एक मिनट, ट्रिप्सिन किसको किस में बदलता है? एक सेकंड रुकिए। हाँ, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। कन्फ्यूजन हो जाती है रह जाके। चलिए, बाइलिरुबिन तथा बाइलिवर्डिन बाइल जूस में पाए जाते हैं, यानी पित्त रस में पाए जाते हैं। बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? पित्त रस में पाए जाते हैं। आपका आंसर सही है। कहाँ पे? बाइलिरुबिन और बाइलिवर्डिन। ठीक है, विटामिन होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? 103 का आंसर बताना है। विटामिन होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन आपके होते हैं, क्या होते हैं? आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता। आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका शरीर में संश्लेषण नहीं होता है। डीएनए अणु के संयोजन में भाग लेते हैं। डीएनए अणु के संयोजन में भाग लेते हैं कौन से? पेप्टोन शर्करा, ठीक है, फास्फोरिक अम्ल, पिरिमिडीन्स तथा प्यूरिन्स। आपके आंसर कौन सही है? ए वाले। पेप्टोन शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, पिरिमिडीन तथा प्यूरिन्स। ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो कि ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो कि क्या होता है? ट्रिप्सिन ऐसा एंजाइम होता है जो कि ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता है। ग्रहणी में क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को तोड़ता है। आपका आंसर क्या सही होगा? 105 का बी। ठीक। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो आप कहेंगे पित्त का प्रमुख कार्य पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण करना। पाचन के लिए वसा का इमल्सीकरण करना। और उसके बाद वह अंग जिसमें प्रोटीन का पाचन पूरा होता है, वह अंग जिसमें प्रोटीन का पाचन पूरा होता है उसे क्या कहते हैं? आंत कहते हैं। वह अंग जिसमें प्रोटीन का पाचन पूरा होता है उसे क्या कहते हैं? आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं।
दोस्तों इस सीरीज में 265 से ज़्यादा क्वेश्चन रखे गए हैं, यानी 250 हमने टैग लिखा है, 250 प्लस क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि इसमें ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन विटामिन मिनरल इन सब के क्वेश्चन जो हैं आपके रिपीट होते हैं। तो 7-8 से 10 से 12 क्वेश्चन का वेटेज है जो आपकी परीक्षा में हो सकता है इसमें से मिल जाए। आप इसको पूरा कर लीजिए। इसके बाद एक सीरीज इसकी और आएगी जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, हेल्पफुल होगी। इसके बाद संडे की रात में हम प्रयास में है कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो आता है उससे हम पूरा वीडियो बना देंगे। लगभग उसमें 900 कुछ यानी 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन, लेकिन वह 1000 क्वेश्चन कहने के हैं, उसका जब डिस्क्रिप्शन आप करेंगे ना तो एक जगह पूछ लिएगा विटामिन के बारे में, उसका मैं आपको थोड़ा सा उसका झलक बताऊं। जैसे आपसे पूछ लिएगा विटामिन ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पर रतौती दे देंगे ना, तो विटामिन ए के बारे में पूरा जानकारी है, फिर विटामिन बी के बारे में पूरी जानकारी, विटामिन सी डी के बारे में। उसी तरह से अगर आपसे पूछ लिया कि कंडरा क्या होता है, या आपसे यही पूछ लिया मान लो कि क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है, मानव शरीर में क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया गया था डबल डोज में जंतु शरीर से संबंधित कुछ विशेषताएं, तो उसमें जो है आपके पीडीएफ में 11 था, तो वो 11 नहीं है, 12 पेयर होती है। कितनी होती है? 12 पेयर होती हैं। 12 पेयर होती हैं और वह आपकी लूसेंट पब्लिकेशन की बुक आती है। लूसेंट में साइंस का जो पोर्शन होता है उसमें आगे जाकर के विशेषांक दिया होता है, उस विशेषांक में गलत दिया गया था, जहां से वो उसको ऐसे पीडीएफ लगा दिया गया, वो आपके लिए थोड़ा सा गलत हो गया। क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती? 12 होती। ठीक है, तो अब जैसे मान लो पूछ लिया क्रेनियल नर्व की संख्या कितनी होती? 12 होती, तो वो आंसर में तो 12 दे देगा, लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन में 12 क्रेनियल नर्व के नाम दिए जाएंगे। ठीक है, जो आपको याद करने होंगे। तो ये पूर्वावलोकन के ये आपके बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो मैं पूर्वावलोकन का पूरा सीरीज, हालांकि हमारा पूरा ध्यान इसी पे है कि हम उसे संडे की रात में, सैटरडे की रात में पूरा कंप्लीट कर लें और संडे को आपको प्रोवाइड करा दें या मंडे को सुबह प्रोवाइड करा दें। अगर कभी उसमें दिक्कत रह गई तो आधी सीरीज एक दिन, आधी सीरीज दूसरे दिन, आपके 31 तारीख के पेपर से पहले वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बचे हुए 150 क्वेश्चन, मैं बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करूंगा। तेजी के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। किस रूप में पची हुई प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है, यानी कह रहा है किस रूप में पची हुई प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है, तो आप बता देंगे किस रूप से पची हुई प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है। किस रूप में पची हुई प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है, आपको इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर बताइए क्या होगा, तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाता है। आप कहेंगे अमीनो अम्ल का। किसका? अमीनो अम्ल का। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक आवश्यक है? कह रहा है कौन सा ऐसा पदार्थ है जो शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 109 क्वेश्चन नंबर का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। प्रोटीन। शरीर के निर्माण के लिए कौन आवश्यक है? प्रोटीन। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा भी जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आंतरिक एपिथेलियम द्वारा स्रावित हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन का कार्य क्या है? आंतरिक एपिथेलियम द्वारा स्रावित हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन का कार्य क्या है, तो आप बताएंगे क्या इनका कार्य होता है। 110 का आंसर बताइए 110 क्वेश्चन नंबर का। तो इसका काम होता है पित्ताशय के संकुचन का प्रेरण और अग्न्याशयी रस के श्रावण को प्रेरण, तो ये दोनों काम करता है। कौन से? ऊपर के दोनों काम करता है। चलिए, लार्काटाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? लार्काटाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है, आपको इसका आंसर बताना है। किस माध्यम से क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? हल्के अम्लीय होते हैं। ठीक। अमाशय की दीवार, चलिए बताइए लार्काटाइलिन का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान कितना होता है आप बताइए। आपके लार का पीएच मान कितना होता है कमेंट करके बताइएगा। चलिए, आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन कहलाता है। आमाशय की दीवार का पेशी संकुचन कहलाता है, क्या कहलाता है? पाचन, पेरिस्टालसिस, संवहन या अधिशेषण। तो आप बताइए 112 का आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बता दीजिए। 112 क्वेश्चन नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? पेरिस्टालसिस। क्या कहलाता है? पेरिस्टालसिस कहलाता है। इन्वर्टेज एंजाइम किसे किस में बदलता है? इन्वर्टेज एंजाइम किसे किस में बदलता है, आपको बताना। इन्वर्टेज एंजाइम किसे किस में बदलता है? 113 का आंसर बताएंगे किसे किस में बदलता है, तो आप कहेंगे सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। इन्वर्टेज एंजाइम किसको? सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है। आमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? आमाशय में भोजन के जीवाणुओं को कौन नष्ट करता है? जो चले जाते हैं भोजन में बच करके, उन्हें कौन नष्ट करता है? क्वेश्चन नंबर आपका 114 का आंसर करना है।
कौन नष्ट करता है? HCl नष्ट करता है। कौन नष्ट करता है? चलिए, किसके द्वारा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का श्रवण होता है? किसके द्वारा ट्रिप्सिनोजन एंजाइम का श्रवण होता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सब एंजाइम का श्रवण कहाँ होता है आपको बताना। 115 यानी 115 क्वेश्चन नंबर का आंसर तो कहेंगे अग्न्याशय के द्वारा। किससे? अग्न्याशय के द्वारा यानी पैंक्रियाज के द्वारा। पाचन में क्या होता है? पाचन में क्या होता है आपको बताना। 116 का आंसर बताएंगे आपका अविसरण भोजन कण जो विसरण घटकों में टूटते हैं। ठीक, मैक्रोमॉलिक्यूल क्या होता है? मिक्रोमॉलिक्यूल में टूट जाता है। मनुष्य की आंत में अवशोषित वसी अम्ल एवं मोनोसेक्राइड रुधिर में पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचते हैं? मनुष्य के आंत में अवशोषित वसी अम्ल और मोनोसेक्राइड रुधिर में पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचते हैं आपको ये बताना है। तो आप बताएंगे कहाँ पहुंचते हैं? लसिका वाहिकाओं में। किसमें? लसिका वाहिनियों में पहुंचते हैं। एस्टर बंधों के टूटने पर किसका पाचन होता है? कह रहा है एस्टर बंधों के टूटने पर किसका पाचन होता है? तो आप बताएंगे एस्टर बंधों के टूटने पर किसका पाचन होता है? तो आप कहेंगे वसा का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? वसा का। अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 20 होती है। इसका डेंटल फार्मूला क्या होता है? 212/212 × 2। ठीक है, तो कितने हो जाते हैं? 2 1 3 2 5 5 दूनी 10 10 दूनी 20। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 20 दांत। डेंटल फार्मूला मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला क्या होता है? 212/212 × 2। ये क्या है? डेंटल फार्मूला किसका? मिल्क टीथ का। ठीक है, चलिए और उसका कितना होता है आपका परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला? तो आप कहेंगे 2123/2123 और उसके बाद इंटू 2 यानी 2123 × 2। ठीक, चलिए, स्थायी दांतों का क्रम मध्य में पार्श्व की ओर किस प्रकार होता है? कह रहा स्थायी दांतों का क्रम मध्य से पार्श्व की ओर किस प्रकार का होता है? तो आपको बताना। अच्छा, उसके बारे में बताना कौन कौन से दांत पाए जाते हैं, जल्दी बता दीजिए। 120 का आंसर क्या होगा? आगे 2 इंसीजर होते हैं। ठीक, एक कैनाइन होता है वही 2 1, फिर 2 प्रीमोलर, फिर 3 क्या हो जाते हैं? मोलर हो जाते हैं। ठीक, ग्रसनी में दोनों ओर गल तुंडिका के स्तंभों के मध्य लसिका ऊतक का पिंड होता है जो कहलाता है। क्या कहलाता है आपको यही बताना है। 121 का आंसर बताना है क्या कहलाता है। तो आप कहेंगे टांसिल कहलाता है। क्या कहलाता है? टांसिल कहलाता है। पोषण नाल प्रारंभ कहाँ से होता है? पोषण नाल प्रारंभ कहाँ से होता है? तो आपको इसका आंसर बताना। पोषण नाल का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो आप कहेंगे मुख से होता है। कहाँ से होता है? मुख से होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सुमेलित कीजिए। पेप्सिन अमीनो एसिड के बने हुए सरल घुलनशील पदार्थ, रेनिन छोटी आंत का प्रारंभ, उसके बाद ग्रहणी कैल्सिनोजन प्रोटीन से केसिन और पेप्टोन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना। अब आपको इसको सुमेलित करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको सुमेलित करके आपको बताना है यहाँ पे। तो जल्दी बता दी कैसे ये सुमेलित होंगे। कैसे सुमेलित होंगे तो इसका आंसर आप बताएंगे कैसे सुमेलित होंगे। तो आप कहेंगे पेप्सिन पहले प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। पहले तो इसको पकड़ लीजिए। तो इस प्रकार से अगर यहाँ आप देखें तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, चूँकि इसके बाद पहले में फोर्थ का मिलना आपका आंसर बना देता है। क्या बना देता है? देखिए, उसके बाद दूसरा रेनिन कैसिजन प्रोटीन को किसमें? केसिन में बदलता है, ग्रहणी और पेप्टोन। तो आपका ये आंसर बी क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कशेरुकियों के अमाशय में मुख्यतः किसका पाचन होता है? कह रहा अमाशय में किसका पाचन होता है? तो आप कहेंगे प्रोटीन का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? 124 का आंसर करिए। किसका पाचन होता है? प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, उसके बाद आंत में पहुंचते ही भोजन का मिश्रण सबसे पहले किस तरल में घुल जाता है, यानी किस तरल में मिल जाता है? तो आप कहेंगे किस तरल में मिल जाता है। तो 125 का आपको आंसर बताना है। अग्न्याशयी रस में घुला रहता है। ठीक है, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और इरेप्सिन ये बताना किसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, एंजाइम के नाम है और आगे किसके लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले लाइपेज को पकड़ते हैं। लाइपेज किसका पाचन करता है? तो वसा का विघटन करता है। वसा का विघटन करेगा। 2 ऑप्शन में क्या है आपके? 4 हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद ट्रिप्सिन की बात आ जाती है। लाइपेज हो गया फैट का, उसके बाद ट्रिप्सिन की बात करें अगर तो जल्दी बता दिए ट्रिप्सिन किसका काम करता है। ट्रिप्सिन काम करेगा प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन किसका काम करता है? प्रोटीन का। तो अब देखते हैं दोनों में 3 है। ठीक है, दोनों में 3 है। तो चलिए ये भी सही हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद एमाइलेज, एमाइलेज किसका काम करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और यहाँ पे देखिए एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा, तो आपका डी वाला सही हो जाएगा। और उसके बाद जो बचता है एरिप्सिन, वो किसका काम करता है? एरिप्सिन का पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में तोड़ता है। जहाँ वसाओं, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है वह है आपकी छोटी आंत। वह स्थान कौन सा है? छोटी आंत है। ठीक है। पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः होता है, पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः होता कहाँ पे होता है? तो आपको बताना कहाँ पे होता है। पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः होता कहाँ पे? तो 128 क्वेश्चन नंबर का आपको बताना है। जल्दी बताइए कहाँ पे होता है? तो आप कहेंगे कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। कौन सा पदार्थ पाचन एंजाइम नहीं होता है? कह रहा कौन सा ऐसा पदार्थ यहाँ पर लिखा गया जो पाचन एंजाइम नहीं है? एंटेरिकाइनेज, एंटेरोगैस्ट्रोन, ट्रिप्सिन और उसके बाद एमाइलेज। अब आपको बताना कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। तो आप कहेंगे एंटेरोगैस्ट्रॉन जो होता है ये पाचन एंजाइम नहीं होता है। इनमें कौन सा पदार्थ एंजाइम नहीं है? कह रहा कौन सा ऐसा पदार्थ है जो एंजाइम नहीं है? एमाइलेज, माल्टोज, सुक्रेज और उसके बाद यूरिएज। तो आपको बताना कौन सा ऐसा है जो एंजाइम नहीं है। 130 का आंसर करेंगे तो यहाँ पे माल्टोज कहेंगे। माल्टोज शर्करा होती है, एंजाइम नहीं है। बाकी सबके सब क्या है? एंजाइम है। उसके बाद अमाशयी श्रावण का अवरोधन करने वाला पदार्थ है। अमाशयी श्रावण का अवरोधन करने वाला पदार्थ क्या होता है? तो आप बताएंगे 131 का आंसर करेंगे क्या होता है? तो आप कहेंगे एस्ट्रोगैस्ट्रोन होता है। क्या होता है? एस्ट्रोगैस्ट्रोन होता है। इनमें से कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है? इनमें कौन सा पदार्थ प्लाज्मा प्रोटीन नहीं? आपको बताना कौन सा पदार्थ ऐसा है जो प्लाज्मा प्रोटीन नहीं। तो आप कहेंगे हिपेरिन। हिपेरिन जो है प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले किण्वन एंजाइम का नाम बताइए। यानी शक्कर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइज करने वाले एंजाइम का नाम बताना है। तो कौन सा एंजाइम होगा? 133 का आंसर करना है। 133 का आंसर है इन्वर्टेज। कौन है? इन्वर्टेज। उसके बाद जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या? जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या? 134 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 134 का जल्दी बता दीजिए। ए, डायबिटीज मिलिटस। क्या हो जाता है? डायबिटीज मिलिटस। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन तथा और लैक्टेज नामक शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम्स रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? आपको बताना है कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। 135 का आपको आंसर बताना है कितने वर्ष की आयु में? तो डी, 8 वर्ष में। नीचे के प्रश्नांशों में 2 वक्तव्य दिए गए, एक कथन और एक निष्कर्ष दिया गया। आपको सावधानीपूर्वक परीक्षण करके उसको बताना है। अगर आपका ऑप्शन ए सही होगा तो ए और आर दोनों सही होंगे और आर ए की सही स्पष्टीकरण या व्याख्या करेगा। ए और आर बी वाले में आपका ए और आर दोनों सही होंगे और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करेगा। सी वाले में ए सही होगा परंतु आर गलत होगा और डी वाले में ए गलत होगा परंतु आर सही होगा। चलिए 36 का आंसर करना है आपको। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें? 36, 37। ठीक है। उसके बाद 2 क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको बताना है उदक में वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। कारण बताया जा रहा है उदक में वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त होता है। अब इसका आंसर आपको बताना है क्या सही होगा। तो इसका आंसर जब आप बताएंगे क्या सही होगा तो आप कहेंगे इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है। उसके बाद फिर पूछा जा रहा है हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है। अग्न्याशय में प्रोटीन्स के पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। अब बताइए ए आपका क्या है? 137। तो आप कहेंगे ए गलत है परंतु आर क्या है? सही है। ठीक। मानव शरीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पित्त वाहिनी अमाशय में अपनी अंतर वस्तुएं मोचित करती हैं। अग्न्याशय वाहिनी ग्रहणी यानी ड्यूडिनम में अपना अंतर वस्तुएं मोचित करती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही बताना है आपको कौन सा कथन सही है। 138 का आंसर बता दीजिए कौन सा सही है। तो बी वाला आपका सही है। केवल 2। उस वाहिनी का नाम क्या है जो अमाशय तथा क्षुद्रांत में यकृत के पोषयुक्त रक्त को देती हैं? कह रहा है पोषयुक्त रक्त को लाती हैं या देती हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो आप बताएंगे 139 का आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे यकृत प्रवेशी द्वार शिरा। यकृत प्रवेशी द्वार शिरा उसका नाम क्या है? यकृति प्रवेशी द्वार शिरा।
निम्नलिखित विटामिनों में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? फिर से देखते हैं, निम्नलिखित विटामिन में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? आपको 140 का आंसर करना है। 140 का आंसर आपका क्या हो जाता है? विटामिन डी। ठीक। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस एक में हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी श्रावण होता है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस एक हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी श्रावण होता है? आपको 141 का आंसर करना है। तो आप कहेंगे अग्न्याशय में। किस में? अग्न्याशय में। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम है? कह रहा 4 यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से कौन सा एक एंजाइम है? गैस्ट्रिन, केरेटिन, ट्रिप्सिन, वैसोप्रेसिन, कौन सा एक ऐसा एंजाइम है? तो आपको एंजाइम के बारे में बताना, कौन एंजाइम हो। 142 का आंसर करिए। कौन एंजाइम है? तो आप कहेंगे कौन एंजाइम है? तो आप कहेंगे ट्रिप्सिन एंजाइम है। उसके बाद एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? कह रहा एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? 143 का आंसर करिए। तो आप कहेंगे यकृत। इंसुलिन एक बहुलक है। इंसुलिन एक बहुलक है किसका? 144 का आंसर करिए। इंसुलिन एक बहुलक है किसका? फ्रक्टोज का। किसका? फ्रक्टोज का। मानव शरीर में के एक पैर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप खुद बताएंगे। मानव शरीर के एक पैर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? जल्दी से आंसर कर दीजिए। मानव शरीर के एक पैर में, दोनों पैर की बात नहीं हो रही, एक पैर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 145 का आंसर करना है आपको। जल्दी करके बताइए कितनी पाई जाती हैं, कितनी पाई जाती हैं? तो आप बताएंगे 30 पाई जाती हैं। वाह कंकाल, कशेरुका, सर्वाधिक लंबी अस्थि और सैंडिल जोड़, यहाँ पे 4 दिए गए, 4 को आगे से मिलाना है। तो वाह कंकाल पहले चलिए ठीक है, कशेरुका सबसे अधिक, सबसे लंबी अस्थि और ये सब। तो सबसे लंबी अस्थि को अगर देखें तो वो आपका क्या होती? फीमर होती, यानी ऑप्शन नंबर 3 पे 4 होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बाह्य कंकाल की अगर बात करें तो वो आपका क्या होता है? नाखून होता है। कशेरुका की बात करें तो वो अच्छी सिरा होता है। ठीक है। सर्वाधिक लंबी अस्थि फीमर होती है। सैंडिल जोड़ अंगूठा में पाया जाता है। तो आपका इस प्रकार से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर आपका बी हमारे अकॉर्डिंग तो सही होना चाहिए। हाँ चलिए, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही। बी, बी फॉर बॉल। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? सही, बी फॉर बॉल। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? आप बताइए। 147 का आंसर करिए। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? 147 का आंसर करिए। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे मेटाकार्प। कशेरुकी, फीमर, क्रेनियम और ह्यूमरस। ठीक। तो यहाँ पे दे रहा 8, 33 पैर और उसके बाद पैर 8 हड्डियों का बना। तो आप चलिए बताइए क्या सही है आपका? 148 को मैच कराइए। पहले देखते हैं इसको। कशेरुकी 33 कोशिकाएं होती हैं, कशेरुकाएं होती हैं। ठीक है। फीमर की बात करें तो फीमर कहाँ पाई जाती हैं? पैर में पाई जाती हैं। क्रेनियम की बात करें तो क्रेनियम क्या होता है? 8 हड्डियों का बना होता है। और उसके बाद ह्यूमरस कहाँ पाई जाती है? हाथ में पाई जाती है। आनन कंकाल यानी फेशियल यानी फेस पे आपकी कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आपके फेस में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? बताइए। फिबुला हड्डी कहाँ स्थित होती है? फिबुला हड्डी कहाँ स्थित होती है? 150 का आंसर करिए। फिबुला हड्डी कहाँ स्थित होती है? फिबुला हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो आप कहेंगे फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? जल्दी बताइए कहाँ पाई जाती है? फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? 150 का आंसर करिए। कहाँ पाई जाती है? टांग में। टार्सल अस्थियां शरीर के किस भाग में स्थित होती हैं? टार्सल अस्थियां शरीर के किस भाग में स्थित होती हैं? जल्दी बता दीजिए। तो आप कहेंगे पैर में। कहाँ पे होती हैं? पैर में। पटेला क्या है? पटेला क्या है आपको बताना। पटेला क्या है? पाटेला क्या है? पटेला क्या है? आप बताएंगे। 152 का आंसर। पटेला क्या है? पैर की पाई जाने वाली अस्थि। क्या है? पैर में पाई जाने वाली अस्थि। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो आप कहेंगे कितनी होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में? 29। वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? जल्दी बताइए। वयस्क मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। मानव शरीर का सबसे मजबूत पेशी कौन सी? मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? तो आप कहेंगे जबड़े की। किसकी होती है? जबड़े की पेशी सबसे मजबूत होती है। चलिए याद रहिए। चलिए चलिए चलते रहिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटे छोटे आंसर, जल्दी जल्दी करते रहिए।
मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से किस प्रकार भिन्न है? मनुष्य की एक्सिस कशेरुका एटलस कशेरुका से किस प्रकार भिन्न है? आपको 156 का आंसर करना है। तो आप कहेंगे आडोंटाइड ग्रंथ की उपस्थिति के कारण। ठीक है। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? मनुष्य शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? 157 का। तो आप बताएंगे मनुष्य शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है। अस्तनियों कौन सी होती है? फीमर। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। ठीक है, फीमर। अस्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? अस्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? नाखून, बाल और खुर। अस्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? नाखून, बाल और खुर। 158 का आंसर क्या होगा आपका? तो जल्दी बता दीजिए। डी वाला। क्या होगा? डी वाला। ठीक है, चलिए। पैरों की लंबी तथा खोपड़ी अस्थियों से भरी हुई अस्थि मज्जा किसके निर्माण का कार्य करती हैं? किसके निर्माण का कार्य करती हैं? 159 का आंसर करना है। 159 का जल्दी बताइए। रुद्राणुओं का। लिगामेंट जोड़ता है। लिगामेंट किसको जोड़ता है? लिगामेंट किसको जोड़ता है? 60 का आंसर करिए। 160 का 160वें क्वेश्चन का आंसर करिए। हड्डी को हड्डी से। लिगामेंट किसको जोड़ता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है। उसके बाद अगला है आपको अस्थि में कौन सा लवण, अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है? तो आप कहेंगे कैल्शियम फास्फेट। कौन सा पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। यही ना? जल्दी बताइए। 61 का आंसर क्या होगा? कैल्शियम फास्फेट। ठीक। गहरी ए और हल्की आई पट्टियां पाई जाती हैं। गहरी ए और हल्की आई पट्टियां पाई जाती हैं किस मांसपेशी में? तो आप बताएंगे किस में पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे रेखित पेशियों में। किस में? रेखित पेशियों में। हैबर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? हैबर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे 163 के स्तनियों की अस्थियों में। किसमें? स्तनियों की अस्थियों में। और उसके बाद कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनने लगता है? कठोर व्यायाम के समय पायरुविक अम्ल किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपको थकान महसूस होने लगती है। रेखित पेशी 100 क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके, अभी पूरा करके जाइएगा। रेखित पेशी तंतुओं का प्रमुख प्रोटीन्स क्या है? रेखित पेशी तंतुओं का प्रमुख प्रोटीन क्या है? आप बताइए। 165 का आंसर करना है। रेखित पेशी तंतुओं के प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? ये आपको बताना। 165 का आंसर आपको करना क्या होगा? मायोसिन और एक्टिन। और उसके बाद कौन सी बात सही है? 166 का आंसर करिए। कौन सी बात सही है? तो आप कहेंगे कंकाल मेजोडर्मी होता है। अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना है। अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना है 167 का एक कंडराएं। कौन से तंत्र संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते? कौन से तंत्र संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं? आपको बताना है कौन से तंत्र संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं। 168 का सी क्या होगा? तंत्रिका तंत्र। उसके बाद स्पेंडिलाइटिस एक बीमारी का नाम है जो प्रभावित करती है। स्पेंडिलाइटिस एक बीमारी का नाम है जो प्रभावित करती है किसको? 169 का आपको आंसर करना। 169 का आंसर कर दीजिए। कौन सा होगा? जल्दी बता दीजिए। जल्दी बताइए क्या होगा? बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए किसकी? ऑस्टियोपोरोसिस की। हृदय का ऊपरी कोष्ठ तथा नीचे का कोष्ठ क्रमशः कहलाता है। हृदय का ऊपरी कोष्ठ और निचला कोष्ठ क्या कहलाता है? क्रमशः, मतलब क्रम से बताना है। हृदय के ऊपरी कोष्ठ को क्या कहते हैं और निचली अलिंद और निलय कहा जाता है। क्या कहते हैं? अलिंद और निलय। आर्टिकल और वेंट्रिकल कहा जाता है। हृदय की भित्ति की कितनी परतें होती हैं? हृदय की भित्ति की कितनी परतें होती हैं? हृदय की भित्ति की कितनी परतें होती हैं? आपको बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय की भित्ति की कितनी परतें होती हैं? जल्दी बता दीजिए कितनी होती हैं? 3 होती हैं। रक्त वाहिनी का मध्य आवरण किसका बना होता है? रक्त वाहिनी का मध्य आवरण किसका बना होता है? 173 का आंसर करिए। तो किसका बना होता है? आरेखित पेशियों का। निम्न में से कौन लिम्फ में नहीं पाया जाता? निम्न में से कौन लिम्फ में नहीं पाया जाता? तो आप कहेंगे लाल रुद्राणु। कौन? लाल रुद्राणु। लाल रुद्राणुओं को आसुत जल या निम्न वली घोल में रखे जाने पर क्या परिवर्तित होता है? तो बताइए क्या परिवर्तित होता है? तो आप कहेंगे फूल कर फट जाएंगे। फूल कर क्या होंगे? फट जाएंगे। उसके बाद स्फेग्नोमेनोमीटर किससे संबंधित है? ईसीजी, होम्योग्लोबिन, हृदय में पेसमेकर। तो जल्दी बताइए स्फेग्नोमेनोमीटर। पहले इसका आंसर बताइए आपका कौन सी सूची मैच करेगी? आगे दिया गया है सिरा अलिन सब के बारे में। तो आप इसका आंसर करिए। 176 का आंसर करना है आपको।
स्फेनोमैनोमीटर रक्त दाब को नापता है। ईसीजी, ईसीजी किसको नापता है? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रक्त की बंधुता को जोड़े रहता है और हृदय पेसमेकर। सार्विक रक्त आदाता निम्न में से कौन सा? सार्विक रक्त आदाता निम्न में से कौन है? तो आप बताएंगे 177 का आंसर आप कर दीजिए, कौन है सार्विक रक्त आदाता कौन है? तो आप बताएंगे 177 का, तो आप कहेंगे कौन है? ए और बी दोनों। एक घन मिलीमीटर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? एक घन मिलीमीटर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 178 का आपको आंसर करना है। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? 178 का आंसर करना आपको। छः 1000 से 10,000 के बीच में। कणिका कोशिकाओं के बारे में क्या सत्य है? कणिका कोशिकाओं के बारे में क्या सत्य है आपको बताना है। कणिका कोशिकाओं के बारे में क्या सत्य है? तो आप कहेंगे कणिका कोशिकाएं, इनकी उत्पत्ति यकृत से होती हैं। कणिका कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यकृत से होती हैं। कणिका कोशिकाओं की कमी में कौन सा रोग हो जाता है? कणिका कोशिकाओं की कमी से कौन सा रोग होता है? 180 का आपको आंसर करना है। कणिका कोशिकाओं की कमी से कौन सा रोग होता है? आपको 180 क्वेश्चन नंबर का क्या करना है? आंसर करना है। किसका? तो ग्रेनुलोसाइटोपिनिया का। एक क्यूबिक मिलीमीटर रक्त में लगभग कितनी इरिथ्रोसाइट पाई जाती है? एक क्यूबिक मिलीमीटर में लगभग कितनी इरिथ्रोसाइट पाई जाती है? आपको बताना लगभग कितनी इरिथ्रोसाइट पाई जाती है। तो आप कहेंगे लगभग 50 लाख। कितनी? लगभग 50 लाख। और उसके बाद निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? निम्न कथनों में कौन सा सत्य है आपको बताना है। तो आप कहेंगे महिलाओं में लौह तत्व का विकास पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। महिलाओं में लौह तत्व का विकास पुरुषों की अपेक्षा अधिक होता है। लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? लाल रक्त कोशिकाओं की औसत आयु कितनी होती है? लगभग 120 दिन होती है। कितनी होती है? लगभग 120 दिन। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का परिमाप एक समान होता है, इसका नियंत्रण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त का परिमाप एक समान होता है, इसका नियंत्रण मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? आपको 184 का आंसर करना है। तो जल्दी से बता दीजिए 184 का क्या होगा। तो आप कहेंगे वाहिकाओं तथा ऊतकों में परासरण दाब पर। रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? रक्त में जल की मात्रा लगभग 90% होती है। कितनी होती है? 90, 85, 185 का आंसर करिए। लगभग 91%। कितना? रक्त में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? रक्त में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होती है? 8%। रक्त में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? लगभग 8%। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। जल्दी बताइए कौन सा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप कहेंगे रक्त में मुख्यतः एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रोजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं रक्त की कोशिकाएं नहीं हैं? कह रहा निम्न में से कौन सी कोशिकाएं रक्त की कोशिकाएं नहीं हैं? आपको 189 का आंसर करना। 189 का आंसर कर दीजिए। कौन सी कोशिकाएं तो नहीं है? तो यकृत कोशिकाएं नहीं। ठीक है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित करके बताइए। रक्त प्लाज्मा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। तो जल्दी से बताइए कौन सा आपका सही है। जल्दी से 201 क्वेश्चन। एक सेकेंड, इधर एक पेज आपका छूट गया था, इधर आ जाइए। सुमेलित कीजिए। श्वेत कोशिकाएं, बिंबाणु, लोहित कोशिकाएं और प्रोटीन। तो जल्दी बताइए कौन सा सही है। इसको सुमेलित करके बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। जल्दी से सुमेलित करके इसका आंसर बताइए। 190 का आंसर क्या होगा? तो जल्दी से बताइए 190 का आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे श्वेत कोशिकाएं ल्यूकोसाइट कहलाती हैं। श्वेत कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ल्यूकोसाइट कहलाती हैं। सॉरी, ल्यूकोसाइट कहलाती हैं। ठीक है। उसके बाद बिंबाणु को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। लोहित कोशिकाओं को क्या कहेंगे? तो इसको देखिए, इसको मैच कराइए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। और उसके बाद लोहित कोशिकाओं को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। प्रोटीन को क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन कहा जाता है या ग्लोबिन कहते हैं। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु। किसके बचाने हेतु उपयोग में लाई जाती है? तो आप कहेंगे हृदयाघात से। हृदयाघात से यानी हार्ट अटैक से बचाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन मुख्यतः शरीर के किन अंगों में होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन मुख्यतः शरीर के किन अंगों में होता है? 192 को आपका आंसर करना है।
तो आपका क्या हो जाएगा 192 हृदय तथा किसमें यकृत तथा जल्दी बताइए प्लीहा में। लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों पृष्ठ किस आकृति के होते हैं? लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों पृष्ठ किस आकृति के होते हैं? 193 का आंसर करिए। लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों पृष्ठ किस आकृति के होते हैं? दो पृष्ठ अवतल होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं? अवतल होते हैं। ठीक है, डिस्क्वायड शेप बनता है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है? ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है? 194 का आंसर करना है। ग्लोबिन का विघटन किस तत्व के रूप में होता है? 194 का आंसर करिए जल्दी। अमीनो अम्ल के रूप में। उसके बाद हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन क्या है आपका? जटिल प्रोटीन है। क्या है? हीमोग्लोबिन जटिल प्रोटीन है। रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है? रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है? तो आप बताएंगे रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है? 196, 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। रक्त के वर्गीकरण की पद्धति किसने दिया? रक्त के वर्गीकरण की पद्धति किसने दिया? तो आपको बताना 197 का सी। जल्दी बता दीजिए। लैंड स्टीनर ने। किसने दिया था? लैंड स्टीनर ने दिया था। उसके बाद सम्मिलित करिए। उच्च रक्तदाब, अल्प रक्तदाब, उसके बाद हीमोफीलिया, अरक्तता। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा आपका सही होगा। 198 का आंसर बता दीजिए। तो चलिए बताइए। उच्च रक्तदाब हाइपरटेंशन, अल्प रक्तदाब तो हाइपोटेंशन, हीमोफीलिया बताइए आघात से रक्तदाब, और उसके बाद रक्तता हीमोग्लोबिन की कमी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर? सी। उदासीन रागी कोशिकाएं, क्षारीय रागी कोशिकाएं, इयोसिनोफिल कोशिकाएं और लसिका कोशिकाएं, और इधर दिया गया लाल रंग, बैगनी रंग, नीले रंग की और श्वेत कणिकाओं की। जल्दी बताइए कौन सा आंसर आपका सही होगा। सुमेलित करिए 199 को। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्थिर होकर के करिए, घबराने की आवश्यकता नहीं। चलिए देखते हैं, इसको मिला लेते हैं। मिलाइए। तो पहला हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही है, तो मिलाइए उसके हिसाब से। उदासीन रागी कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी? बैगनी रंग की। क्षारीय रागी कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी? नीले रंग की। उसके बाद इयोसिनोफिल कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी? लाल रंग की। और लसिका कोशिकाएं कैसी हो जाएंगी? तो आप कहेंगे श्वेत रक्ताणु लगभग एक भाग। एक केंद्रक श्वेत कोशिका कोशस को किस नाम से जाना जाता है? एक केंद्रक श्वेत कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? को किस नाम से अलग अलग कर दिया जाएगा। एक केंद्रक श्वेत कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? अब आपको ये बताना को किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बता दीजिए। मोनोसाइट के नाम से। किसके नाम से? मोनोसाइट के नाम से जाना जाता है। सुमेलित कीजिए। रक्त प्लाज्मा, रक्त का स्कंदन, एल्ब्यूमिन संक्रामक रोगों से रक्षा, ग्लोबुलिन हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ, उसके बाद फाइब्रिनोजन ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना। अब आपको बताना कौन सही है, मैच कराना है आपको। मैच करा के बताइए। सूची 1 सूची 2 को मैच कराइए। चलिए सूची 1 सूची 2 को मैच कराइए। रक्त प्लाज्मा किससे मैच कराएंगे? 201 का आंसर करिए। 201 का आंसर करिए। रक्त प्लाज्मा को किससे मैच कराएंगे? रक्त प्लाज्मा को मैच कराएंगे आप हल्के पीले रंग के तरल पदार्थ से। ठीक है। एल्ब्यूमिन का किससे मैच कराएंगे? ऑस्मेटिक दाब स्थापित करने से। उसके बाद ग्लोबुलिन को किससे मैच कराएंगे? संक्रामक रोगों की रक्षा से। और फाइब्रिनोजन किससे कराएंगे? रक्त के स्कंदन से। तो आपका आंसर सही हो जाता है इस प्रकार से। किससे सही हो जाएगा? आंसर क्या सही हो जाएगा जल्दी बता दीजिए। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए। जीवों में मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का पीएच मान आपको बताना कितना होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होगा? 202 का आंसर करिए कितना होता है। तो आप कहेंगे 7.35 से 7.45 के बीच में। रक्त में रक्त बिंबाणुओं की संख्या लगभग कितनी होती है? रक्त में रक्त बिंबाणुओं की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 1 घन मिलीमीटर में लगभग 3 लाख। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो आप कहेंगे रक्त हमेशा अम्लीय होता है। कौन सा असत्य है? एक सेकेंड 104 का आंसर 204 का आंसर करिए। 204 का आंसर होगा न्यूट्रोफिल में एक बीटा प्रोटीन एंजाइम होता है जो सहायता करके जीवित विकसित कर देता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट शरीर की बचाने की कोशिकाएं होती हैं। फाइब्रिनोजन नामक। असत्य कथन बताना है, तो ये आपका सही है।
चलिए, और उसके बाद आगे बढ़ जाएं। किस प्रकार के रक्तदाब द्वारा रक्त उन रक्त वाहिकाओं की भित्तियों को दबाता है जिनमें वह प्रवाहित होता है? किस प्रकार के रक्तदाब द्वारा रक्त उन वाहिकाओं की भित्तियों को दबाता है जिसमें वह प्रवाहित होता है? आप बताइए किसमें वह प्रभावित होता है, प्रवाहित होता है? फुफ्फुस रक्तदाब द्वारा। किससे? फुफ्फुसी रक्तदाब द्वारा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कह रहा है निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपको इसका आंसर करना होगा। निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ पर देखिए 4 जो हैं आपके सत्य लिखे गए होंगे। सत्य नहीं है, आपकी धमनी रक्तदाब में मापन स्पेक्ट्रोमीटर से किया जाता है। चलिए, उसके बाद प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में बदलने के लिए किस एंजाइम की भूमिका महत्वपूर्ण है? प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में बदलने के लिए किस एंजाइम की भूमिका महत्वपूर्ण है? 207 का आंसर करना है। थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को किस और नाम से जाना जाता है? थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को किस और नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से जाना जाता है। प्रोथ्राम्बिन का निर्माण कहाँ होता है और इसके निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? प्रोथ्राम्बिन का निर्माण कहाँ होता है और इसके निर्माण में कौन सा एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है? तो यकृत के विटामिन के, ठीक, यकृत में और विटामिन के एंजाइम है। रक्त के स्कंदन के लिए 4 आवश्यक घटकों में कौन सा सही नहीं? कह रहा है रक्त के स्कंदन के लिए 4 आवश्यक घटकों में कौन सा सही नहीं? आपको बताना 210 का आंसर। जल्दी बताइए 210 का आंसर क्या हो जाता है? तो आप बताएंगे कौन सा? तो एल्बुमिन सहायक नहीं है, ठीक है। उसके बाद परिसंचरण तंत्र में यदि किसी स्थान पर थक्का जम जाए तो उसे क्या कहते हैं तथा इस स्थिति को क्या कहते हैं? ठीक है, परिसंचरण तंत्र में यदि किसी स्थान पर थक्का जम जाए तो उसे क्या कहते हैं तथा इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं और स्थिति को क्या कहते हैं? उसे थ्रोम्बोसाइसिस कहते हैं और उसे थ्रोम्बोरैक्स कहते हैं। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? शरीर के सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? आप बताएंगे किसमें? तो आप कहेंगे मस्तिष्क को। सबसे ज़्यादा किसको होती है? मस्तिष्क को होती है। फुफ्फुस वाल्व कहाँ पर स्थित होता है? फुफ्फुस वाल्व कहाँ पर स्थित होता है? 213 का आंसर कर दीजिए। दाएं नीले तथा बाएं फुफ्फुस धमनी के बीच, दाएं नीले तथा बाएं फुफ्फुस धमनी के बीच में। आंसर करते रहिए, जल्दी से करते हैं। 250 से ज़्यादा क्वेश्चन है, कंप्लीट करने वाले 215 पे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, निम्न कथनों में कौन असत्य है? निम्न कथनों में कौन असत्य है? सिस्टोल में हृदय के कोष्ठ सिकुड़ते हैं, डायस्टोल में कोष्ठ रक्त से भरपूर होकर फूल जाते हैं, अलिंदों का प्रकुंचन अल्पकालीन होता है और हृदय जितना रक्त धकेलता है उससे कम रक्त प्रति मिनट सिराओं द्वारा हृदय में वापस आता है। अब आपको बताना कौन सा सही है आपका। तो आप कहेंगे असत्य है, तो कौन सा असत्य है? तो आप कहेंगे डी वाला आपका क्या है? असत्य है, बाकी तीनों सही हैं। परिसंचरण तंत्र में निम्न में से कौन सम्मिलित है? परिसंचरण तंत्र में निम्न में से कौन सम्मिलित है? हृदय रक्तवाहिनियां, हृदय रक्तवाहिकाएं और लसिका वाहिकाएं। तो आपका आंसर सही हो जाएगा 215 का। इसमें तो सभी आंसर होने चाहिए। चलिए, हृदय आपको माना गया है, ठीक है। हृदय है, धमनियां, सिराएं, कोशिकाएं है, और उसके बाद इधर उसके सूची दी गई, उस सूची के हिसाब से उसको मैच कराना है। मैच कराइए, तो 1 मिनट मैच कराइए, तब फिर बता रहे। हृदय रक्त को सारे शरीर में प्रवाहित करता है, ठीक। धमनियां क्या करते हैं? रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाती हैं। सिराएं क्या करती हैं? रक्त को शरीर से हृदय तक लाती हैं। और कोशिकाएं धमनी और सिराओं को जोड़ने का काम करती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, और ये 3, 4, 2, 1 आपका ऑप्शन हो जाता है। पेरिकार्डियम और हृदय के बीच कौन सा तरल भरा होता है? पेरिकार्डियम और हृदय के बीच कौन सा फ्लूइड भरा होता है? तो आप कहेंगे पेरिकार्डियल तरल भरा होता है। क्या भरा होता है? पेरिकार्डियल तरल भरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। उसके बाद पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है, और उसके बाद एरोटिक वाल्व है। अब आपको बताना है यहाँ पे पेरिकार्डियम है, मायोकार्डियम है, एंडोकार्डियम है, एरोटिक वाल्व है। आपको बताना है कि जल्दी बता दीजिए, तो जल्दी जल्दी आंसर करिए। 218 का आंसर क्या होगा? 218 के आंसर में आप चले जाएंगे तो पेरिकार्डियम किसके लिए? हृदय की सबसे बाहरी परत है। मायोकार्डियम हृदय की मध्य परत है, और एंडोकार्डियम हृदय की क्या है? सबसे भीतरी परत है। और उसके बाद जो आपका बचेगा वो क्या हो जाएगा? एरोटा वाल्व क्या हो जाता है? बाएं नीले तथा माधमनी के बीच का वाल्व है। तो आपका ऑप्शन हो जाता है इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक प्रेशर के अंतर को किस नाम से जाना जाता है? 219 का ए, नाड़ी दाब के नाम से जाना जाता है। स्त्रियों में
पुरुषों की तुलना में रक्तदाब कितना होता है? स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्तदाब कितना होता है? तो आप बताएंगे स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्तदाब कितना होता है? जल्दी बता दीजिए। तो जल्दी से बता दीजिए, स्त्रियों में पुरुषों की तुलना में रक्तदाब कितना होता है? जल्दी बताइए, 220 का आंसर करिए। धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में होता है, धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में होता है कितना? तो जल्दी बता दीजिए कितना होता है? तो आप कहेंगे बी, अधिक होता है। उसके बाद शरीर में किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है? शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तो आप कहेंगे महाधमनी में। उसके बाद कोशिका शेष यानी कैपिलरी बेड क्या है? कैपिलरी बेड क्या है? तो आप कहेंगे 213 का कैपिलरी बेड क्या है? ऊतकों में रक्त जिन अनेक कोशिकाओं से प्रभावित होता है उन सबको सम्मिलित रूप से कोशिका सैया कहा जाता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आप बताएंगे क्या आवश्यक है? तो सोडियम आवश्यक है। कौन आवश्यक है? सोडियम आवश्यक है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसमें अतिरिक्त रक्त भंडारित रहता है जहाँ से कमी होने की स्थिति में रक्त का मोचन होता है? तो आप कहेंगे कहाँ पे? तो आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाता है? प्लीहा में। कहाँ पे? प्लीहा में। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं इधर, किस शारीरिक प्रक्रम में थाम्बिन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से थाम्बिन का संबंध है? तो आप बताएंगे किस शारीरिक प्रक्रम से थाम्बिन का संबंध है? तो आप कहेंगे 226 का आंसर बता दीजिए। 226 का आंसर क्या होता है आपका? तो 226 का आंसर हो जाता है रक्त के जमाव में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है, तो आप बताएंगे कैसा करती है? उसी दर से करती है जिस दर से हृदय करता है। ठीक है। उसके बाद मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क क्या होता है? आपको इसका आंसर बताना है। मस्तिष्क होता है तो आप कहेंगे एक्टोडर्मी। मस्तिष्क क्या होता है? एक्टोडर्मी होता है। प्रमस्तिष्क सेरिब्रम गोलार्ध का कार्य, सेरिब्रम गोलार्ध का क्या कार्य है या कार्य क्या है? तो आपको बताना है सेरिब्रम गोलार्ध का कार्य आपको बताना है चिंतन केंद्र। क्या है? चिंतन केंद्र है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, एक मनुष्य स्मृति खो बैठा है, उसके मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित है? कह रहा है एक मनुष्य जो है वो अपने ज्ञान को भूल चुका है तो उसका या स्मृति खो चुका है, स्मृति मतलब याददाश्त खो दिया, प्रमस्तिष्क प्रभावित है। हमारे शरीर में समन्वयक तंत्र होते हैं, हमारे शरीर के समन्वयक तंत्र होते हैं, तो आप कहेंगे कौन से होते हैं? तंत्रिका और एंडोक्राइनल तंत्र। कौन से? तंत्रिका और एंडोक्राइनल तंत्र। वह पदार्थ जो प्रेरणा को युग्मानुबंध पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की पेशी को संचरण करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है एस्टिल कोलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टिल कोलिन कहते हैं। न्यूरॉन के कोशा कार्यों की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? न्यूरॉन के कोशा कार्यों की संख्या सबसे अधिक किसमें होती है? तो आप कहेंगे 233 पे आ जाते हैं। सबसे अधिक किसमें होती है? 233 के मस्तिष्क में होती हैं। और उसके बाद तंत्रिका ऊतक का कार्य है, तंत्रिका ऊतक का कार्य 234 का आपको आंसर करना है। तंत्रिका ऊतक का कार्य है तो आप कहेंगे उत्तेजनशीलता का। तंत्रिका ऊतक का काम क्या है? उत्तेजनशीलता का। उसके बाद डायनसेफलान की गुहा, प्रमस्तिष्क की गुहा, मस्तिष्क के पश्च भाग और मेरुरज्जु के आगे दिया है पैरासील, डायोसील, न्यूरोसील और मस्त। चलिए बताइए आंसर कौन सा सही होगा आपका? तो इसका आंसर आपको बताना होगा, जल्दी से बता दीजिए। 235 का आंसर बताइए। 235 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। तो यहाँ मिलाइए डायनसेफलान की गुहा क्या होती है? तो आप कहेंगे डायोसील होती हैं। प्रमस्तिष्क की गुहा क्या होगी आपकी? तो पैरासील होगी। मस्तिष्क की पश्च भाग क्या होगा? मस्तिष्क का पश्च भाग क्या होगा आपका? तो आप कहेंगे मस्तिष्क वृत्त केंद्र में स्थित गुहा होती है। और उसके बाद मेरुदंड के, तो मेरुदंड का क्या होगा? तो आप कहेंगे न्यूरोसील होता है। क्या होता है? न्यूरोसील होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है, इसे कहते हैं, मस्तिष्क एक कड़ी कला द्वारा ढका होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 236 का आंसर बता दीजिए। क्या कहते हैं उसे? ड्यूरामेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूरामेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूरामेटर। इरेक्टर पिलाई कोशिकाओं का शिथिल किसके द्वारा होता है? इरेक्टर पिलाई कोशिकाओं का शिथिल किसके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे 237 का आपको आंसर बताना होगा, जल्दी से बता दीजिए। 237 का आंसर क्या है? तो आप कहेंगे किसके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे परा अनुकंपन तंत्रिका तंत्र द्वारा। किसका? परा अनुकंपन तंत्रिका तंत्र द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही? आप बताएंगे 238 का आंसर करिए। कौन सा कथन सही? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाले तंत्रिका परिधि तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं, तो आपका ए वाला सही है। भोजन ग्रहण के बाद आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रावण का उत्तेजन किससे होता है? तो आप बताएंगे 239 का आंसर बता दीजिए किससे होता है? तो आप कहेंगे
परा अनुकंपन तंत्र द्वारा। किससे? परा अनुकंपन तंत्र द्वारा। हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रक है। हृदय की स्पंदन दर का नियंत्रक है तो आप बताएंगे कौन है? हृदय की स्पंदन दर का नियंत्रक है, जल्दी बता दीजिए। 240 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा आपका? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि 230 क्वेश्चन आप 2 घंटे से पहले यानी 1.5 घंटे में करने वाले हैं। 265 प्रश्न करेंगे आप 1.5 घंटे के अंदर में। ठीक है, तो समय भी बचाइए, क्वेश्चन का रिवीजन भी करिए। ठीक है, तो जल्दी से तेजी से करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। जब हम उत्तेजित होते हैं हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब हम उत्तेजित होते हैं तो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि तो अनुकंपी तंत्र से नार एड्रेनलिन हृदय में मुक्त होने लगती है। और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाएंगे तो आप इनमें से कौन सा पदार्थ अवरोधी न्यूरो हार्मोन होता है? कह रहा अवरोधी न्यूरो हार्मोन होता है, तो क्या बताना आपको? 242 का आंसर बताना, क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन। क्या हो जाता है? ग्लाइसिन। प्रतिवर्ती चाप क्या है? प्रतिवर्ती चाप क्या है? तो आप कहेंगे 243 का प्रतिवर्ती चाप क्या है? तो जल्दी से बता दीजिए प्रतिवर्ती चाप क्या है? संवेदांग मेरुरज्जु अपवाहक अंग है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के आवेग का प्रारंभ तंत्र के आवरण कला में किनकी पारगम्यता बढ़ाने से होता है? पारगम्यता बढ़ाने से होता है, किनकी पारगम्यता बढ़ाने से होता है? तो जल्दी से बता दीजिए। 244 का बी, सोडियम आयन के। किसके? सोडियम आयन के। और उसके बाद एस्टिल कोलिन का श्रवण करने वाली कोशिकाएं कौन है? एस्टिल कोलिन का श्रवण करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो आप कहेंगे न्यूरॉन्स है। कौन है? न्यूरॉन्स है। उसके बाद मानव त्वचा का रंग बनता है। मानव त्वचा का रंग बनता है, कैसा बनता है? तो जल्दी बता दी, मानव त्वचा का रंग कैसा बनता है? 246 कैसा बनता है? तो आप बताएंगे मानव त्वचा का रंग कैसा बनता है? 246 का आंसर क्या हो जाता है? डू मेलेनिन। उसके बाद उल्लू रात में स्वच्छंद उड़ते हैं क्योंकि इनमें होते हैं। उल्लू रात में स्वच्छंद उड़ते हैं क्योंकि इनमें होते हैं, क्या होते हैं? तो आप कहेंगे रेटिना में केवल रात्रि में मंद प्रकाश में दृश्य संवेदना का काम किसके द्वारा होता है? रात्रि में मंद प्रकाश में दृश्य संवेदना का काम किसके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे 248 का आंसर बता दीजिए, किसके द्वारा होता है? तो आप कहेंगे किसके द्वारा होता है? शलाकाओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा? शलाकाओं के द्वारा होता है। रतौंधी किस कारण होती है? रतौंधी किस कारण होती है? तो आप कहेंगे विटामिन। रतौंधी किस कारण होती है? जल्दी बता दीजिए। 249 का बताइए किस कारण होती है? शंकुओं की खराबी के कारण। किसके कारण? शंकुओं की खराबी के कारण होती हैं। ठीक है, उसके बाद जल्दी बता दीजिए, जल्दी 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 जल्दी। शरीर संतुलन से संबंधित संवेदांग होते हैं। शरीर संतुलन से संबंधित संवेदांग होते हैं, कौन से संवेदांग? तो आप कहेंगे कर्ण। कौन से होंगे? 250 का आंसर बताइए। 250 का आंसर क्या हो जाता है? तो आप कहेंगे इस 250 का अंतःकरण। और उसके बाद जैकोब्सन के अंगों का संबंध किस क्रिया से है? जैकोब्सन के अंगों का संबंध किस क्रिया से? जल्दी बता दीजिए। 251 क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा है? तो आप कहेंगे किससे होता है? 251 का आंसर बता दीजिए, जल्दी से बताइए। घ्राण संवेदना से। जैकोब्सन का संबंध किससे? घ्राण संवेदना से। वृद्धावस्था में हो जाने वाला नेत्र दोष क्या है? वृद्धावस्था में हो जाने वाला नेत्र दोष क्या है? तो आप कहेंगे वृद्धावस्था में हो जाने वाला नेत्र दोष क्या? प्रोबायोपिया। ठीक है, उसके बाद किसी व्यक्ति में दृष्टि वैमनस्य किस कारण से होता है? किसी व्यक्ति में दृष्टि वैमनस्य किस कारण से होता है? नेत्र गोलकों में तरल की अत्यधिक दबाव के कारण। और उसके बाद स्तनियों की त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संचित होती है? स्तनियों की त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संचित होती है? तो आप कहेंगे एडिपोज ऊतक के रूप में। किस रूप में? एडिपोज ऊतक के रूप में। ठीक है, स्तनियों में सींग नख और खुर बने होते हैं। स्तनियों के सींग नख और खुर बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो जल्दी बता दीजिए। त्वचा के स्ट्रेटम कैर्नियम से। और उसके बाद जीभ के किस भाग पर वह स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं वो पाई जाती हैं? जीभ के किस भाग पर स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं वो पाई जाती हैं? जल्दी बताइए। 256 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे पार्श्व भाग पे। ठीक, नेत्र के प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग है। नेत्र के प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग कौन सा है? तो आप कहेंगे 257 का आंसर कर दीजिए, कौन सा है? पुतली है। कौन है? पुतली है। और आंतरिक कर्ण तथा मुख गुहा को जोड़ने वाली नलिका क्या है? आंतरिक कर्ण तथा मुख गुहा को जोड़ने वाली नलिका क्या है? तो 258 का आंसर बता दीजिए, क्या कहते हैं उसको? उस नलिका को यूस्टेकी नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? यूस्टेकी नलिका कहते हैं। हर्पीज रोग किस कारण फैलता है? हर्पीज रोग किस कारण फैलता है? 259 का आंसर बता दीजिए, किस कारण फैलता है? वायरस के कारण फैलता है। किस कारण फैलता है? वायरस के कारण।
उसके बाद आर्टिकेरिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? आर्टिकेरिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? 260 का आंसर बताइए। आर्टिकेरिया रोग शरीर के त्वचा को प्रभावित करता है। बाल, नख तथा त्वचा को कौन सी प्रोटीन पाई जाती? बाल, नख तथा त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती? तो आप बताएंगे केराटिन प्रोटीन पाई जाती। 261 का आंसर करिए। तो क्या पाए जाते हैं? केराटिन प्रोटीन पाई जाती हैं। उसके बाद मनुष्य के सामान्य तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? मनुष्य के सामान्य तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो आप कहेंगे 262 का आंसर बता दीजिए। क्या होता है? 36.5 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। उसके बाद मोतियाबिंद नामक रोग में नेत्र लेंस स्वरूप हो जाता है। नेत्र लेंस स्वरूप हो जाता है, कैसा हो जाता है? तो आप कहेंगे अपारदर्शी हो जाता है। कैसा हो जाता है? अपारदर्शी हो जाता है। और उसके बाद ट्रेकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? ट्रेकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो आप कहेंगे कार्निया। कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो आप कहेंगे कार्निया प्रभावित होती है। इस प्रकार आज की सीरीज में हमने रखे थे 264 क्वेश्चन। इसकी अगली सीरीज भी आपको संडे को यानी कल आपको मिल जाएगी और लगातार ये वीडियो आगे बढ़ेगी। मंडे को आपको घटना चक्र के पूर्वावलोकन का कम से कम हमारा प्रयास तो हम पूरा दे दें, अगर पूरा नहीं हो पाएगा तो 50% आपको पूर्वावलोकन के सभी क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन के साथ दिया जाएगा। तो आप जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।